If you like the video, subscribe our channel and press bell icon to get the notification of new videos. Thank you. Hello everyone, I welcome you on my YouTube channel Apache Tutorials, and today there will be no explanation, no summary, no questions in this video. Today I am here only to talk to you. और आज की जो वीडियो है इसे बनाने की प्रेरणा इंस्पिरेशन जो है वो आप ही लोगों से मिली है। पिछले कई दिनों से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की फ़ोन कॉल्स आ रही हैं कि सर आपने जो समरी प्रेजेंट की है वो बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, आपने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो भी बहुत समझ में आ गए हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ देयर दैट यू आस्क टू राइट डाउन द आंसर्स ऑन आवर ओन। प्रॉब्लम यहाँ है सबसे बड़ा कि आप कहते हैं कि हमें आंसर्स अपने आप से खुद फॉर्म करके लिखने हैं, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हमसे लिखे नहीं जा रहे। पेरेंट्स का कहना है कि बच्चे डिप्रेस हैं, मायूस हैं, निराश हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जिनको लिखने में प्रॉब्लम है, जिनको कंपोज करना नहीं आता, जो क्वेश्चन के आंसर्स अपने आप से फॉर्म नहीं कर सकते, मैं डायरेक्टली आज उन्हीं से मुखातिब हूँ, उन्हीं को एड्रेस कर रहा हूँ, उन्हीं से बातचीत कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, उसी उदासी, उसी हताशा, उसी निराशा को दूर करते हैं, तब कुछ आगे बढ़ने में मज़ा आएगा। किसी पोएट ने कहा है कि मायूसी जिस चेहरे का सिंगार करती है, सफलता उसकी ओर देखने से इनकार करती है। तो पहले अपने चेहरे से उस मायूसी को हटाना है, अपने चेहरे पे ब्यूटीफुल स्माइल को लेके आना है, और तब सफलता हमारी ओर देखेगी, हम सफलता की ओर देखेंगे। कुछ कदम हम चलेंगे, कुछ कदम सफलता चलेगी, और हमारा संगम हो जाएगा, और यही हमारा मकसद है। तो वेल आई स्टार्ट विद द जर्नी ऑफ स्कूल लाइफ। थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि आपके स्कूल लाइफ का जो जर्नी होता है वो क्या होता है। आपके स्कूल लाइफ का जर्नी 4 फेजेस में चलता है। इसको मैंने यहाँ लेवल्स कहा है। प्राइमरी लेवल यानी प्राइमरी स्टेज कहें, प्राइमरी स्टेज, जूनियर स्टेज, सेकेंडरी स्टेज और सीनियर सेकेंडरी स्टेज, ये 4 फेजेस होते हैं आपकी स्कूल लाइफ के अंदर। तो प्राइमरी जैसे स्टेज है, अब यहाँ इसको मैं रिलेट करना चाहूँगा। आप लोग मोबाइल फ़ोन के ऊपर, अपने लैपटॉप पे या और दूसरे अदर गैजेट्स पे गेम्स खेलते हैं, पबजी वगैरह। तो उसमें क्या होता है, उसमें स्टेज जो है वो मूव करती है, बढ़ती चली जाती है, इंक्रीज़ होती है, उसी के साथ साथ उसका डिफ़िकल्टी लेवल भी इंक्रीज़ होता है। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि डिफ़िकल्टी लेवल की वजह से आपने गेम खेलना छोड़ दिया हो? नहीं। तो वही समझिए यहाँ भी कि डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा है तो उसको सीखना है, उसकी वजह से छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। प्राइमरी स्टेज का डिफ़िकल्टी लेवल कम था और जूनियर स्टेज का डिफ़िकल्टी लेवल उससे थोड़ा बड़ा था। अब जूनियर से जब सेकेंडरी स्टेज के अंदर जाते हैं तो जाहिर सी बात है डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता है। फिर सीनियर सेकेंडरी में जाएंगे तो भी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा। तो प्राइमरी से जूनियर, स्पेशली यहाँ मैं बात करूँगा जूनियर से सेकेंडरी के डिफरेंस की, वो इसलिए करूँगा कि असल प्रॉब्लम यहीं पे खड़ा होता है कंपोजिशन का। तो जो पैटर्न ऑफ टीचिंग जनरली होता है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि आप लोग जब जूनियर में होते हैं तो वहाँ पे पैटर्न जो होता है, मैं इंग्लिश की बात करूँगा, इंग्लिश इज़ माय सब्जेक्ट, तो इंग्लिश की बात करूँगा। कोई भी चैप्टर या पोएम होता है तो उसमें क्या होता है, नंबर 1 रीडिंग बाय द टीचर, रीडिंग बाय द स्टूडेंट्स। उसके बाद नो योर टेक्स्ट होता है, यानी कुछ न्यू वर्ड्स जो वोकैबुलरी के आपके सामने आते हैं, जिन्हें प्रोनाउंस करने में आपको प्रॉब्लम होती है, जिनका मीनिंग आपको पता नहीं होता, टीचर उनको प्रोनाउंस करके आपको उनका प्रोनाउंसिएशन बता देते हैं। और इसी के साथ जो वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग आपको क्लियर नहीं होते, या तो टीचर की हेल्प से आप पता कर लेते हैं या आप डिक्शनरी की हेल्प से पता कर लेते हैं।
थर्ड जो इसका फेज होता है वो होता है एक्सप्लेनेशन, जिसमें टीचर आपको बहुत बढ़िया से उस चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद फोर्थ फेज जो आता है इसका वो बुक वर्क होता है या आंसर फॉर्मेशन होता है उन क्वेश्चंस का जो चैप्टर के एंड में दिए गए होते हैं। टीचर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ और फिर उनके आंसर्स को बोर्ड पर लिख दिया जाता है और वहाँ से आप उन आंसर्स को कॉपी कर लेते हैं, अपनी नोटबुक्स में लिख लेते हैं, बाय हार्ट लर्न कर लेते हैं, एग्जाम्स में उनको लिख आते हैं, अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। दैट इज ऑल। टीचर के लिए भी थोड़ा यहाँ इजी रहता है बिकॉज यूनिफॉर्म आंसर होता है, सबका एक ही आंसर होता है, उसे चेकिंग में प्रॉब्लम नहीं आता है। बट दैट इज एन अनदर थिंग। तो लेकिन जब आप सेकेंडरी लेवल के अंदर आते हैं, जब आप सेकेंडरी स्टेज के अंदर आते हैं, तो यहाँ आपका जाहिर सी बात है डिफिकल्टी लेवल बढ़ना है। तो चेंज क्या आता है, पैटर्न क्या होता है, रीडिंग वही होगा, नो योर टेस्ट उसी तरह से होगा, एक्सप्लेनेशन थोड़ा और डीप, थोड़ा और वाइड विद सम मोर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपके सामने होता है। फोर्थ जब इस फेज के अंदर आप आते हैं आंसर फॉर्मेशन में, तो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं और आपको बताया जाता है कि उस क्वेश्चन के अंदर क्या डिजायर्ड आंसर है, यानी क्या उस क्वेश्चन के अंदर एक्सपेक्ट किया गया है कि आप लिखें। लेकिन अब यहाँ चेंज ये आता है कि यू आर नॉट गिवन द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड और थ्रू एनी अदर वे। तो यहाँ जो है आंसर्स आपको अपने आप से लिखने होते हैं और असल प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है। A few students are not able to write down even a single sentence। तो मैं उन्हीं से आज बात कर रहा हूँ, उन्हीं से ख़ास तौर से मैं मुखातिब हूँ। कुछ भी आपको वो तरीका, वो पैटर्न या वो मेथड बताने से पहले जिससे कि आप लोग राइटिंग सीख जाते हैं, कंपोजिशन सीख जाते हैं, एक एग्जाम्पल लेना चाहेंगे। कहाँ से? नेचर से, प्रकृति से। क्योंकि प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है, हम लोग नेचर से काफ़ी कुछ सीख लेते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि इफ़ वी हैव लॉन्गिंग टू लर्न वी कैन लर्न फ्रॉम स्टिल आर्टिकल्स ऑल्सो। जो बिल्कुल निर्जीव चीज़ें हैं, लाइफलेस आर्टिकल्स हैं, खड़े हैं अपनी जगह, उनसे भी अगर हम सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, कलियों से नित गाना, सीख तरु की डालियों से लो झुकना और झुकाना। और एक लाइन और है कि खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से है। तो मैनी थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम नेचर। तो उसी तरह का एक एग्जाम्पल नेचर से हम आज उठाते हैं। बहुत गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो वो एग्जाम्पल्स डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ से लेते हैं। उस एग्जाम्पल के लिए मुझे पहले एक हल्का सा जो है एक ड्रॉ करना पड़ेगा और उस ड्राइंग में मैं एक पेड़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये एक पेड़ हम बनाएंगे और उस पेड़ को बनाने के साथ ही हम लोग एक एग्जाम्पल यहाँ करेंगे। ये इसकी ब्रांचेस हैं जो नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं। अब हम ये मानते हैं कि दिस इज़ अ ट्री, ये एक पेड़ है और इसके अंदर यहाँ पे ये एक नेस्ट है और नेस्ट के अंदर एक बर्ड है जिसने जो है एग्स दिए हैं और उन एग्स को हैच करने के बाद उसमें से बेबी बर्ड बाहर आ गया है। तो वो बेबी बर्ड है, उस बेबी बर्ड को क्या करना है? बर्ड्स का प्लेस क्या होता है? स्काई, आसमान, उड़ना, है ना। तो वही चीज़ है कि यहाँ बेबी बर्ड है, अभी तक उसने एक टाइम भी उड़ना नहीं सीखा है या वो नहीं उड़ा है, अभी उसे उड़ना सीखना है। तो यहाँ गौर कीजिएगा डियर चिल्ड्रन, आप अपने आप को यहाँ रखिए। आप क्लास 9th के अंदर आ गए हैं, 8 क्रॉस करके जूनियर स्टेज क्रॉस कर लिया है, सेकेंडरी में आ गए हैं। लेकिन भूल जाइए, अब ये समझिए कि यहाँ इस पैटर्न के अंदर यू आर जस्ट लाइक अ बेबी बर्ड दैट जस्ट हैव कम आउट फ्रॉम द शेल, जो उस एग की शेल से अभी अभी बाहर आया है। और यहाँ अपने आप को रखिए और यहाँ से आप रिलेट कीजिए उस बेबी बर्ड के साथ। उसकी सबसे पहली फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट क्या होगी, कहाँ वो जाएगा? अगर मैं फ्लाइट वर्ड कहूँ तो आपके दिमाग में क्या आएगा? एकदम एरोप्लेन आएगा और हवा में उड़ना आएगा। फ्लाइट हवा में उड़ने को कहते हैं। लेकिन यहाँ देखिए कि उसकी फर्स्ट फ्लाइट होगी, वो यहाँ से निकलेगा और जैसे फ्लाइट का मतलब है यहाँ से निकलने के बाद वो सीधा आसमान में चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, दिस इज रॉन्ग। ऐसा नहीं होता है, बल्कि होता क्या है, वो यहाँ से निकलता है, निकलने की कोशिश करता है और उसकी फर्स्ट फ्लाइट होती है कहाँ? ग्राउंड के ऊपर।
वो ग्राउंड के ऊपर आता है और हाइट उसकी क्या होती है, हाइट उसकी 0 होती है। यहाँ ग्राउंड के ऊपर है, अभी वो यहाँ आ गया, लेकिन वो देखता है कि उसी के जैसे और बर्ड्स जो हैं वो आसमान में उड़ रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं, और वो उन्हें देखता है कि व्हाट दे हैव विद देम दे आर फ्लाइंग, वो क्या रखते हैं जिनकी वजह से वो उड़ रहे हैं, दे हैव विंग्स, अपने आप को ऑब्जर्व करता है, ही ऑल्सो हैज विंग्स, यानी इट ऑल्सो हैज विंग्स, यानी ये बर्ड जो है ये भी विंग्स रखता है, इसके पास भी पंख हैं। तो अब वो जब कहता है कि मेरे पास भी पंख हैं, वो उड़ सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं उड़ सकता, तो यहां से उसको उड़ने की इंस्पिरेशन जो है वो उसकी मदर बर्ड देती है। वो उसको कहती है कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी तुमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। और वहां अपनी मदर से मोटिवेशन को लेकर के, अपने विंग्स को देख करके, उड़ते हुए पक्षियों को देख के वो भी कोशिश करता है, अपनी पूरी एनर्जी को कलेक्ट करता है और अपने पूरे माइट के साथ वो ऊपर उड़ने की कोशिश करता है डियर चिल्ड्रन। लेकिन थोड़ा ऊपर जाता है और वापस फिर उसका डेस्टिनेशन कहां होता है, ग्राउंड होता है, यानी हाइट अगर हम देखें तो वो अभी भी 0। अब इसके बाद उसकी पहली उड़ान हुई, उसके बाद उसने फिर कोशिश की, यहां उसे थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ, उसको उसके जो पंख, उसके विंग्स होते हैं, उन्हें उसे पता चला कि हाँ अगर मैं कोशिश करूं, इतना उड़ाऊं तो मैं और भी उड़ सकता हूं। और टाइम, समय के साथ उसके विंग्स में स्ट्रेंथ भी आती है और स्ट्रेंथ के साथ साथ उसे तजुर्बा भी होता है। अब फिर वो ऊपर उड़ते हुए पक्षियों को देखता है और फिर और ज्यादा जोर लगाता है, लेकिन थोड़ा और ऊंचे जाता है और फिर उसका वापस डेस्टिनेशन कहां होता है, वो फिर जमीन के ऊपर होता है और हाइट फिर उसकी क्या हुई, अब 0 हुई। लेकिन एफर्ट जो उसने लगाया, अब वो कंपेराइज उन बर्ड से नहीं करता है। यहाँ कंपैरिजन हमें करना भी नहीं चाहिए, कंपेयर जो है अपने आप को उन उड़ते हुए पक्षियों से कि हमने इतनी एफर्ट लगा रहे हैं, उनकी तरह नहीं उड़ पा रहे। अब कंपेयर किए आप अपने आप को अपनी पिछली एफर्ट से। पिछली एफर्ट क्या थी, वो ये थी, और उसके बाद की एफर्ट क्या है, वो ये है, यानी इतनी हमारी एफर्ट की वजह से डिफरेंस आया है, हमने ग्रोथ की है। और जब एक एफर्ट में हमने इतना ग्रो किया है तो हम बाकी और एफर्ट्स में और भी ग्रो कर सकते हैं। और उसी आइडिया के साथ वो फिर उड़ने की कोशिश करता है और धीरे 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 उसकी हाइट बढ़ती चली जाती है और एक दिन क्या होता है, वो आसमान में उड़ जाता है डियर चिल्ड्रन। तो यही चीज है जो आपको उस बेबी बर्ड के साथ साथ आप सीख सकते हैं। अभी आपको नहीं आता, लेकिन हर एक एफर्ट के साथ, अपने टीचर के साथ धीरे धीरे आप लोग सीख सकते हैं। तो वो जो चीज होती है, सीखने की चाह, लॉन्गिंग टू लर्न, वो बस आपके अंदर होनी चाहिए। वो अगर आपके अंदर है तो फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर आप उसी तरह से अपने एफर्ट्स को कंपेयर करेंगे तो आप लोग धीरे धीरे एक दिन कंपोज करना सीख जाएंगे। एक चीज और देख लीजिए, अब आप यहां कंपेयर करते हैं उन स्टूडेंट से जो लोग कंपोज करना जानते हैं। आई टेल यू दिस इज जस्ट लाइक अ ट्रेन। ये एक ट्रेन है एंड दे आर इन द फर्स्ट कंपार्टमेंट। सपोज वो उस ट्रेन के सबसे पहले कंपार्टमेंट में है और आप लास्ट कंपार्टमेंट में हैं, लेकिन अब उस ट्रेन के अंदर वो जो चल रही है और डेस्टिनेशन उसका सपोज दैट सहारनपुर से चल के दिल्ली उसे जाना है, बीच में बहुत सारे स्टेशन पड़ने वाले हैं। तो वो जो अगले डिब्बे में बैठे हैं वो बच्चे खुश हैं कि आप पिछले में हो, वो आपसे आगे हैं, लेकिन उनके लिए लिमिट तय हो गई। अब वो उस जो उनका सबसे पहला कंपार्टमेंट है जिससे आगे इंजन है, वो उससे आगे नहीं जा सकते हैं। लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके पास काम करने का मैदान है, आप लोग उनके पास जा सकते हैं। हर एक स्टेशन पे एक एक डिब्बा भी अगर आप बदलेंगे तो कुछ स्टेशंस के बाद आप उनके साथ उनके फर्स्ट वाले कंपार्टमेंट में होंगे। इसे इस तरह से समझिए कि एक क्वेश्चन का सही आंसर फॉर्म करने पे अगर 5 मार्क्स मिलते हैं तो वो होशियार बच्चे कितना भी अच्छा आंसर फॉर्म करें, कितना भी ज्यादा स्टैंडर्ड अपनी लैंग्वेज के अंदर ले आए, उनको 5 मार्क्स ही मिलने हैं। और जब धीरे धीरे हर एक क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट, इसको स्टेशंस मान लीजिए, हाफ ईयरली एग्जाम या एनुअल एग्जाम के बाद जो है आप भी बिल्कुल सही आंसर फॉर्म, भले ही
आपकी लैंग्वेज उतनी स्टैंडर्डफुल ना हो, लेकिन आप सही सही आंसर फॉर्म कर देते हैं, तो वही फर्स्ट कंपार्टमेंट यानी वही 5 मार्क्स उनको मिलेंगे, वही 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो कोई इश्यू ही नहीं है, बशर्ते कि आप सीखने के लिए तैयार हों। अब थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहता हूं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कैसे। इसमें सबसे पहली चीज होती है टेंस। यहाँ आपको टेंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। डियर चिल्ड्रन, टेंस की मैंने रूल्स और यूजेस की वीडियोस बनाई हुई हैं, अपलोड की हुई है, वहां जाकर आप टेंस की वीडियो देख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ खड़ा होता है कि यू वॉच ओनली वन टाइम, आप एक बार देखते हैं। एक बार देखने से कोई भी चीज दिमाग में नहीं बैठती। उस वीडियो को मेरा सजेशन है आप बार 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 देखिए, इतनी बार देखिए, इतनी बार देखिए कि वो खुद ब खुद आपके दिमाग में बैठ जाए। अक्सर जो है मोटिवेटर्स कहते हैं कि इतना भरिए, इतना भरिए, इतना भरिए कि जो आपने भरा है वो खुद से उलट के बाहर आने लगे। एक स्टेज ये होती है कि जब हम खाना खाते हैं और ओवर डाइट ले देते हैं, खूब खाते हैं, तो वो वापस बाहर आने लगता है। तो वो ओवर डाइट आपको इसकी लेनी है कि वीडियो जब आप देख रहे हैं और टीचर कह रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और यहां हम बात करते हैं, तो एकदम आप करिए कि बात क्या करते हैं सर, यहाँ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज होना है। टीचर कहते हैं आई, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, आप फौरन कह देते हैं सर इसके साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। टीचर बोलते हैं ही, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और टीचर के बोलने से पहले आप बोल देते हैं सर इसके साथ तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी, और नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म आएगी, और इंटरोगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म आएगी। वो जब आपका स्टेज आ जाए तब आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है, और नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, वो यूजेस। क्योंकि इन रूल्स को जानने के बाद इनका यूज कहां कहां किया जाता है वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो वो यूजेस का वीडियो भी इतनी बार देखिए, इतनी बार देखिए, इतनी बार देखिए कि वही पोजीशन आपकी हो जाए। अब इसके बाद थर्ड आपका जो आता है, जो वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, वो आता है एप्लीकेशन। यानी इस नॉलेज को, जो नॉलेज हमने टेंस की ली है, यूजेस की ली है, प्रैक्टिकली जब हम कंपोज कर रहे हैं, कोई आंसर फॉर्म कर रहे हैं, या कोई लेटर लिख रहे हैं, या कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, तो उसे किस तरह से अप्लाई किया जाता है, किस तरह से जो हमारे अंदर जो फीलिंग्स आई हैं या जो व्यूज हमारे आए हैं, वो जब एक्सप्रेस हम कर रहे हैं, तो उस एक्सप्रेशन में टेंसेस और यूजेस का किस तरह से प्रॉपर यूज करेंगे। तो वहां एक दो बार अगर आप उसे देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और इसके बाद वो ही है, बस सबसे अच्छी चीज क्या होती है, प्रैक्टिस। एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। तो हिंदी के अंदर भी एक दोहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर परत निशान। जब एक नरम नाजुक रस्सी जो है बार बार घिसने से पत्थर पे निशान बना देती है, तो वही बार बार ये वीडियोस देखने के बाद आप लोग क्यों नहीं कंपोज कर सकते हैं? श्योर कंपोज कर सकते हैं, आई प्रॉमिस यू कि आप कर सकते हैं। तो बस यही आपको करना है कि टेंसेस उसके जो है आप रूल्स देख लीजिए, यूजेस बहुत अच्छे से देख लीजिए, फिर ये देख लीजिए। और प्रैक्टिस में आपको यहां जरूरत पड़ती है टीचर की, यानी जो कुछ आप लिख रहे हैं उस पे करेक्शन लीजिए अपने टीचर से, टीचर उसको करेक्शन करेंगे, और जब करेक्शन आएगी और उस करेक्शन को टीचर अंडरलाइन करके आपको बताएंगे, तो फौरन स्ट्राइक कर जाएगा कि हाँ नहीं, ये तो टेंसेस के रूल्स में या यूजेस में बताया गया था। और जब आप अपनी गलती को खुद से आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं, तो समझिए कि आप स्टार्ट हो गए, वहां से आपको आ गया। तो होप यू विल ट्राई एंड यू विल फॉलो दिस पैटर्न। तो इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। कदम चूम लेगी मंजिल खुदा कर, कदम चूम लेगी मंजिल खुदा कर, मुसाफिर अगर तू हिम्मत ना हारे। Keep watching Apex Tutorials. Thank you.